बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बेटा? देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया कि फिजिक्स न्यू बुक जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 है और उसका लेक्चर नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स पर बात करनी है, क्वेश्चंस की, यानी शॉर्ट आंसर्स पर हम बात करेंगे। और ये बी पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का। तो आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो 49, यानी पेज नंबर 49 पर आप लोग आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या हमें गिवन है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उनके आंसर्स आपको बुक में से ही मिल जाएंगे, कुछ मैं आपको लिखवा भी दूंगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो भाई ये वेरी सिंपली आपको मिल जाएगा आप ही की बुक के पेज नंबर, जी पेज नंबर आपका ये बनता है 29। हाँ जी, 29 पर आपने जाना है। सिर्फ आपसे पूछा गया है कि डिफाइन करें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को। तो यहाँ पर इसी पेज पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन जो है वो गिवन है। तो सी पेज 29, यानी आपका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 2.1, उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? बुक का पेज नंबर आपने देखना है, सी पेज नंबर 29, उस पर आपको इसका आंसर जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, ये सारे हमने चैप्टर में सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हुई हैं। ठीक है, इन पर डिस्कशन हमने कर ली हुई है, अंडरस्टैंडिंग दे दी हुई है। आज हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। वहां पे अगर कोई नई चीज हुई तो मैं जरूर आपको सिखाऊंगा। जो आपने पहले से पढ़ ली है वो सिर्फ आपको मैं पॉइंट आउट करवाऊंगा। 2.2 है इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, गिव 5 एग्जांपल ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये भी पीछे आ जाए। हाँ, ये भी पेज नंबर 29 पर दोनों की एग्जांपल जो है वो दी गई हैं। आपने 5 एग्जांपल यहाँ से नोट डाउन कर लेनी है, लिख देनी है, यानी सी पेज नंबर 29। उसके बाद आ जाए 2.3 पर। 2.3 में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट हैड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये भी बेटा आपका ऑलरेडी डिस्कस्ड है क्वेश्चन। पेज नंबर 31 पर इसका आंसर है। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो ये आपका है पेज नंबर 31, वहां से आपको मिलने वाला है, सी पेज नंबर 31। उसके बाद आ जाए 2.4 पर। 2.4 है व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पूछा गया है, स्पीड टाइम ग्राफ भी पूछा गया है। इसके लिए हम लोग बुक पे पेज नंबर पे जाएंगे। पेज नंबर है आपका जी ये ग्राफ वाले टॉपिक्स में से पहले हम देखेंगे कौन सा पूछा गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो आपका है भाई पेज नंबर 38 पर और 39 पर। पेज 38 और 39 ये दो पेज हैं, सी पेज नंबर 38 39, इन दो पेजेस पर पहले पार्ट का। उसके बाद दूसरा पार्ट आपसे क्या कहा गया, एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो भाई स्पीड टाइम जो ग्राफ है वो आपका है पेज नंबर 41 एंड 42। पेज नंबर 41, इसके बाद 41 और 42 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 2.5 पर। चलिए 2.5 से जरा मैं बोर्ड रेस कर देता हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि जो आपको एग्जैक्टली बुक से सॉल्व नहीं मिलेंगे, उनके आंसर्स मैं आपको लिखवा देता हूँ और अंडरस्टैंडिंग भी दे देता हूँ। जी हमारे पास है जी 2.5। 2.5 जो है वो हम करने जा रहे हैं। उसमें है जी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सीलरेशन, डज दिस इंप्लाई that a heavier object will fall faster than a lighter object? भाई ऐसा नहीं होता, लेकिन कब ऐसा नहीं होगा? अगर ए रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे भाई इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, मतलब अगर आप एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, देन बोथ द ऑब्जेक्ट देन
both the objects will move with same speed regardless their masses. Regardless their masses. ये मैं जरा अब आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. देखें, अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है या एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं, वो नेग्लिजिबल है, वो समझे नहीं है एयर रेजिस्टेंस उनको उन पे इफेक्ट नहीं कर रही, तो फिर बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल मूव विद सेम स्पीड. चाहे कोई हैवियर है लाइटर है, वो दोनों सेम स्पीड से नीचे आएंगे. ठीक है जी. रिगार्डलेस देयर मैसेज, यानी उनके मैसेज पर बिल्कुल जो है उसका लिहाज नहीं किया जाएगा. ठीक है. रिगार्ड होता है लिहाज करना, रिगार्डलेस यानी उसका कोई लिहाज नहीं. मैसेज बड़ा है छोटा है उस पर कुछ नहीं है, छोटे बड़े मैसेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है. बात क्लियर हो गई. लेकिन आमतौर पर आम कंडीशंस में मैं बात करूं, रियलिटी में आमतौर पर एयर रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद होती है. तो इसीलिए कंडीशन लगाएगी कि एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं होगी तो फिर या नेग्लिजिबल है तो फिर दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्पीड से मूव करेंगे. ये था आपका 2.5. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ. 2.6 में क्या पूछा गया है जी? 2.6 में पूछा ये गया है, the vector quantities are sometimes written in scalar notation, not bold face. लास्ट टाइम मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो आपको बताया था कि आमतौर पर हम वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड फेस में भी लिख सकते हैं, बोल्ड लेटर्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम रिटन इन स्केलर नोटेशन, मतलब उनको आप बोल्ड फॉर्म में नहीं लिख रहे होते. तो हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड, तो फिर डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे बताएंगे कि उनकी डायरेक्शन. हाँ, तो व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज लिखें जी इसका आंसर, व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज are written in scalar notation, the direction is usually, लिख लें फिर मैं समझाता हूं. The direction is usually given by an angle जिसको हम थीटा बोलते हैं, by an angle theta with x axis. The angle, next line लिखें, the angle with x axis is always measured from the right side of axis इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये तरीकाकार होगा भाई, मैं अब समझाता हूं आपको. इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जी, क्या मतलब हुआ इसका कि पहली बात है कि व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज आर रिटन इन स्केलर नोटेशन, आप स्केलर नोटेशन की शक्ल में उनको आप अगर लिख रहे हैं तो द डायरेक्शन जो है इज यूजुअली गिवन बाय, डायरेक्शन किससे हम मेंशन करते हैं, एन एंगल जो कि थीटा से, और along with x एक्सिस. द एंगल जब आप विद x एक्सिस उसको आप मेजर करते हैं तो कैसे,
फ्रॉम राइट साइड, मतलब ये यहाँ पर अगर आप कोई वेक्टर क्वांटिटी आपने शो कर दी, बना दी, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो कहां पर है, कैसे आपने बनाना है, फ्रॉम लेफ्ट नहीं बोला, राइट साइड से, क्या बोला है, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, किस तरफ, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉक आपका यूं घूमता है, ये क्लॉक है, तो आपने क्लॉक के खिलाफ जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक, यानी आपने इसको इस तरफ ऐसे एरो, यानी इस तरह से आपने शो करना है, यहाँ आपने थीटा लगा देना, और जो भी इसकी वैल्यू होती है, मतलब ए है, कुछ भी है, ये तरीकाकार होता है जो आपने सारा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपके आपके, ठीक है। उसके बाद आगे चलती हैं 2.7 की तरफ। 2.7 में हमसे क्या पूछा गया है, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, गिव रीजन, मतलब एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो पूछा ये क्या गया है कि क्या उसकी जो वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म होगी तो उसकी रीजन भी दें, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको लिखवाता हूँ, 2.7 है हमारे पास, 2.7, तो लिखें जी, इसका आंसर ये होगा, इफ बॉडी इज मूविंग in a straight line, if body is moving, if body is moving in a straight line, in a straight line with uniform speed, with uniform speed, then his velocity his velocity will also be uniform, इसकी जगह इट्स कर लें, अच्छा नहीं लगा, when its velocity will also be uniform अच्छा जी, then its velocity will also be uniform as direction is not changing, as direction is not changing, as direction is not changing, but if it is moving, but if it is moving, ये सारा लिख लें, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, in a circular path, in a circular path, then its velocity will not be uniform as its direction is changing continuously, is changing continuously, जी। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि एक बॉडी जो है इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो विल इट्स वेलोसिटी, क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है,
इस पर आपने रीजंस देनी थी। तो भाई इफ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में मूव कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो देन इट्स वेलोसिटी विल आल्सो बी यूनिफॉर्म। ठीक हो गया? ठीक है, एज डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्पीड भी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म। बट इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब अगर वो सर्कल में घूम रहा है बॉडी, ये देखिए इस तरह से। अब आप देखें कि उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म ही है। जैसे आपने देखा होगा कि वो जो मौत के कुएं में अक्सर मोटरसाइकिल चला रहे होती हैं, स्पीड उनकी यूनिफॉर्म होती है, इसी वजह से वो गिर नहीं पाते कुएं के अंदर, तो वो मसलसल चलाते रहते हैं। तो सर्कुलर पाथ में उस वक्त उसकी स्पीड तो यकीनन यूनिफॉर्म होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो विल नॉट बी यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म नहीं होगी? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, ऑल द टाइम जो है वो बॉडी चेंज कर रहा है। जब बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो उसकी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है जी। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो तब स्पीड भी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस वक्त स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी, स्पीड चेंज हो रही है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी जो है वो उसकी फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ये है जी इसका आंसर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 जी। 2.8 में पूछा गया है, इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, पूछा ये गया है कि क्या कोई बॉडी के लिए एक्सेलरेशन पॉसिबल है या नहीं, जब वो मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या दूसरी बात है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो लिखिए जी, पहले इसका आंसर लिख लें। इफ अ बॉडी इज मूविंग, इफ अ बॉडी इज मूविंग with constant velocity, with constant velocity, then there will be, then there will be no acceleration, no acceleration. There should be change in velocity. There should be change in velocity when a body is moving, when a body, when a body is moving, when a body is moving with constant speed, with constant speed, it may have, it may have an acceleration, फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, फिर वो समझाता हूँ एग्जाम्पल लिखने पहले। फॉर एग्जाम्पल, when a body is moving, when a body is moving, when a body is moving with constant speed, with constant speed in a circle,
ठीक है जी। इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन change direction change continuously which produces acceleration। हम दोबारा से क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये था कि इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन, कि ये बॉडी के लिए मुमकिन है कि उसमें एक्सेलरेशन भी हो। कब? व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। इन दो कंडीशन में पूछा गया था क्या बॉडी में एक्सेलरेशन भी होगा या नहीं होगा। पहली बात, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो देन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपको पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। वो बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है। जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो भाई एक्सेलरेशन कहां से प्रोड्यूस होगा? तो देयर शुड बी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है। यानी पहली बात में तो आपका हो गया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरी बात है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, लेकिन अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है उस शक्ल में इट मे हैव एन एक्सेलरेशन, वो उसमें एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब एक्सेलरेशन कब होगा? एग्जांपल मैंने दे दी, फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड है उसकी, लेकिन इन अ सर्कल, जब वो सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑल द टाइम जो है वो चेंज हो रही होती है। जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, चाहे उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। बात भी समझ आ गई? तो वेलोसिटी के वाले से तो ये है कि जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन स्पीड में ये है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसमें सर्कुलर पाथ में ऑल द टाइम उसकी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, ये बेटा था आज का हमारा जो है वो टॉपिक। ठीक है, जिस पर हमने बात करनी थी, ये वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक की एक्सरसाइज में दिए गए थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में जो है इसके कुछ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे और उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस इसके रहते हैं, तो देन हम न्यूमेरिकल्स की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए बेटा इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग के बाद लर्निंग भी जरूरी है। ये लर्निंग प्रोसेस से भी आपने गुजरना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, तो फिर आप इंशाल्लाह इसको अच्छे से तैयार कर सकेंगे। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।